हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 17 मार्च 2017। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। फर्स्ट इज कृषि उन्नति मेला 2017, नेक्स्ट इज कोल बेड मीथेन, देन वैक्सीन सेफ्टी नेट, नेक्स्ट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, देन फ्लोरोसेंस, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, then next is judicial system of USA and India. 8 is three parents baby. Ninth is anti-defection law and last is the National Health Policy 2017. Start करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following facts about कृषि उन्नति मेला and choose the correct statement. First is Indian Agriculture Research Institute every year has been organizing कृषि विज्ञान मेला, that is Agriculture Science Fair since 1972. मतलब ये इंस्टीट्यूट कृषि विज्ञान मेला 1972 से ऑर्गेनाइज करती आ रही है इसका। और सेकंड इज इट इज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्प्ले एंड पॉपुलराइज द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अमंग फार्मर एंड एंड यूजर्स। मतलब टेक्नोलॉजी में क्या कुछ एडवांसमेंट आ रहा है, ये फार्मर्स और एंड यूजर्स को बताने के लिए ऑर्गेनाइज करता आया है आज तक कृषि विज्ञान मेला। देन थर्ड इज दिस ईयर कृषि उन्नति मेला 2017 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय आईसीएआर एंड नीति आयोग। तो हमें कौन से करेक्ट है ये बताने। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, 1 एंड 3 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। ये फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड जो है वो पार्शियली करेक्ट है क्योंकि आईसीएआर और मिनिस्ट्री हमारी जो है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, इन दोनों के द्वारा ये इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब हमारा आंसर हो जाता है ए 1 एंड 2 करेक्ट। ये न्यूज थी कृषि उन्नति मेला 2017 किक्स ऑफ अ ग्रैंड स्टार्ट। और ये कहाँ पे होगा, ये दूसरे पेपर में न्यूज थी 2017 और इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, ये भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। और ये तो हमारी हो गई रेगुलर न्यूज। बाकी हम एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि आप तो जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने एक एम रखा है 2022 तक हमारे जो फार्मर्स है उनका इनकम डबल करना है। तो ये करने के लिए अब तक गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए ये हम देख लेते हैं, जो अगर मेंस में पूछा जाए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड। उसमें क्या किया गया है, उसके साथ साथ मतलब क्या किया है कि एक सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई है और अब 460 ऐसी लैबोरेटरीज अवेलेबल है कंट्री में। ओके, नेक्स्ट इज नीम कोटेड यूरिया जो है उसका प्रोडक्शन मैंडेटरी कर दिया गया है। वो अच्छा है खेत के लिए, तो इस वजह से इसका प्रोडक्शन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये अपनाई गई है। और ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, इसमें ये जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह होता है ना, ऐसे ही कि जो फार्मर है वो कहाँ से कहीं पे भी बैठ के अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता है इसमें। ओके, प्रोडक्ट मतलब जो खेती के प्रोडक्ट्स। ओके, देन साथ ही साथ कृषि सुविधा मोबाइल ऐप और कृषि सिंचाई योजना ये भी स्टार्ट कर दी गई है। ओके, तो ये अगर गवर्नमेंट के स्टेप्स है, इसके साथ और जो कुछ नए आते हैं वो हम अगर मेंस में पूछा जाए तो लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन के बारे में assertion is coal bed methane is called as sweet gas. Okay, sweet gas कहते हैं इसे। then reason is coal bed methane lacks hydrogen sulfide. So both correct and R explains A, that is reason explains assertion. Then second option is both correct but R do not explains A. next is only A correct, मतलब only assertion जो है वो correct है and only R correct, that is सिर्फ reason जो है वो correct है। तो हमें बताना है कौन सा correct है। ओके, इसका आंसर है 1, दैट इज बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ओके, तो ये कोल बेड मीथेन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल बेड्स, इस वजह से इसको कोल बेड मीथेन कहा जाता है। और साथ ही साथ द टर्म रेफर्स टू मीथेन एब्सॉर्ब्ड इनटू सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कोल्ड। मतलब जो जमीन के नीचे कोल होता है ना, उसमें मीथेन एब्सॉर्ब किया जाता है जो मैट्रिक्स होता है कोल का, उसके द्वारा। तो इस वजह से इसको कोल बेड मीथेन कहा जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड एज स्वीट गैस बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमने वेबसाइट से ही लिया था। ये मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वही सिर्फ इस छोटे से फैक्ट पे बेस्ड था कि स्वीट गैस क्यों कहते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होता है वो नहीं है। और H2S क्या है, इट इज अ केमिकल कंपाउंड कलरलेस विद अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ रोटन एग्स। ये आपने 5th या 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। इट इज वेरी पॉइजनस, कोरोसिव एंड फ्लेमेबल। तो ये ऐसा है और H2S जो है वो नहीं है कोल बेड मीथेन में, इस वजह से इसको स्वीट गैस कहा जाता है। अनलाइक मच नेचुरल गैस फ्रॉम कन्वेंशनल रिजर्वायर्स, coal bed methane contains
very little heavier hydrocarbons such as propene and butane. ओके, तो कोल बेड मेथड में क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये हमें पता होना चाहिए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. नेक्स्ट इज often contains a few % कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ये कुछ प्रमाण में इसमें होता है. देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. Who have launched the vaccine safety net? तो वैक्सीन सेफ्टी नेट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है WHO, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया, देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली. तो ओनली वन करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 कलेक्टिवली, मतलब 1 और 2 इन दोनों ने मिला के, 2 and 3 ये दोनों ने मिला के, और 1, 2 and 3 इन तीनों ने मिला के, या फिर ओनली वन दैट इज सिर्फ WHO ने. तो जी इसका आंसर है ए, दैट इज ओनली वन. सिर्फ WHO ने लॉन्च किया है. ये न्यूज़ थी, ये एक्चुअली सॉरी ये पुरानी न्यूज़ थी, लेकिन हम भूल गए थे, और मुझे रिसेंटली कल मेरे फ्रेंड ने पूछा इसके बारे में, तो मुझे पता चला, सो हमने ऐड कर लिया जो हम भूल गए थे. व्हाई डिड WHO लॉन्च अ वेबसाइट फॉर वैक्सीन, ये ऐसी न्यूज़ थी. तो पहले ज़रूरत क्या पड़ी, तो तमिलनाडु में मीजल्स और रूबेला वैक्सीन के लिए एक ड्राइव चल रहा था पिछले महीने, लेकिन जो 50% थे, एक 17.6 मिलियन चिल्ड्रंस के जो जिनको वैक्सीन करना था, 15 साल से छोटे बच्चे, उनको वैक्सीन सिर्फ 50% बच्चों को ही वैक्सीन कर दिया गया, और मतलब टारगेट के से कम होने की वजह से फिर कुछ दिनों के लिए जो कैंपेन था वो उसको एक्सटेंशन देना पड़ा, और फिर 95% जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना ये वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ लोगों में एक डर है, निगेटिव साइड्स है, वैसे उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा, इस वजह से ये लोग वैक्सीन नहीं करते हैं कुछ एरियाज में. सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए WHO ने एक वेबसाइट लॉन्च की, वेबसाइट ही है वैक्सीन सेफ्टी नेट. तो ये क्या है, ये देखिए आप, ये वेबसाइट है www.vaccinesafetynet.org to provide doctors, parents and other the access to accurate and trustworthy information about vaccine. ओके, तो इसमें वैक्सीन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर्स को, पेरेंट्स को, और बाकी जो कोई इसे एक्सेस करेगा. और साथ ही साथ ये क्या है हम देख लेते. व्हाट इज वैक्सीन सेफ्टी नेट? लॉन्च्ड इन 2003, द वैक्सीन सेफ्टी नेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वैक्सीन सेफ्टी वेबसाइट evaluated by WHO. Currently, the network has 47 member website in 12 language. All right. So देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये कुछ हो गया, एक मिनट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following facts about दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना and choose the correct statement. So दीन दयाल उपाध्याय योजना के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. So फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a government of India scheme designed to provide continuous power supply to rural India. rural India में continuous power supply provide करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज, the scheme replaced the existing राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मतलब ये जो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम जो है, उसने इस स्कीम को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को रिप्लेस किया है. एंड थर्ड इज, to ensure transparency in the implementation of rural electrification program, Ministry of Power has launched a new app named GARV2. Okay, so ये तीनों स्टेटमेंट से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है. तो 1 and 2 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट, नेक्स्ट इज 2 and 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट. सो फ्रेंड इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज आंसर है हमारा डी. यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखता हूँ मैं एक मिनट. तो इसका आंसर जो है वो है डी. गवर्नमेंट, ये न्यूज थी, गवर्नमेंट गिविंग अटमोस्ट प्रायोरिटी टू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना. पीयूष गोयल, ये पीयूष गोयल जो सर है, उन्होंने लोकसभा में इसके बारे में कल सवाल में पूछा तो बताया गया था. द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म द हाउस दैट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, द नोडल एजेंसी विच मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ये है नोडल एजेंसी जो हमारी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना जो है इसके लिए मॉनिटर का इम्प्लीमेंटेशन करती है. ओके, हैज डेवलप्ड अ वेब एनेबल्ड मोबाइल ऐप गर्व फॉर मॉनिटरिंग ऑफ विलेजेस इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, इस REC इस एजेंसी द्वारा ये मोबाइल ऐप गर्व जो है वो लॉन्च किया गया है. ओके, मतलब किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने. ये जो हमारा स्टेटमेंट था ना, ये वाला यहाँ पे थर्ड वाला, ये गर्व, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया है. ओके, देन
Ministry of Power, Government of India has launched Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for rural having following objectives. तो objective क्या क्या है? To provide electrification to all villages. Then next is ensure safety power to farmers and improvement of sub transmission and distribution network. And last is reduce losses. Losses जो है वो कम करने. तो साथ ही साथ ये देख लीजिए यहाँ पे ये याद रहेगा आपको दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना फॉर रूरल एम्पावरमेंट. इसमें क्या कहा गया है जो इतने कुछ है और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने पहले कवर कर लिए. तो ये याद रखने में आसानी होगी. हर घर बिजली, हर घर पानी, गांव गांव फैली खुशहाली, रूरल एम्पावरमेंट के लिए. ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लोरेसेंस? सो फ्लोरेसेंस के बारे में क्या सही है ये बताना है. इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस दैट हैज ऑब्जर्व्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस. ऐसा ही है. देन नेक्स्ट इज इट इज फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेसेंस. तो फ्लोरेसेंस इट इज अ पार्ट ऑफ ल्यूमिनेसेंस, ये है या नहीं बताना है. देन नेक्स्ट इज emitted light has longer wavelength and lower energy. तो ये है या नहीं ये हमें बताना है. एंड लास्ट इज ऑल करेक्ट. सो इसका आंसर जो है डी, क्योंकि फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस दैट इज एब्सॉर्ब लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. साथ ही साथ इसको ये एक लुमिनेसेंस का ही फॉर्म है और इसमें जो लाइट की वेवलेंथ होती है, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ, वो एक लॉन्गर होती है और जो एनर्जी है वो कम होती है. ओके, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. ऑल करेक्ट. इन मोस्ट केसेस द इमिटेड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ एंड देयरफॉर लोअर एनर्जी. वेवलेंथ जो है वो बड़ी होने की वजह से एनर्जी कम होती है देन एब्सॉर्ब रेडिएशन. ओके, तो ये आपने देखा होगा बचपन में कि कुछ घरों में ना ऐसे छतों पे, ऐसे रूफ पे ऐसे लगाए जाते थे स्टिकर्स, जो दिन के उजाले के वक्त और साथ ही साथ हम जब ट्यूब्स यूज करते थे तो उनका जो एनर्जी थी वो एब्सॉर्ब कर लेते थे और फिर बाद में ये ऐसे क्या फ्लोरेसेंट लाइट ट्रांसमिट करते थे. ओके, तो इसमें क्या होता था, ये इनकी लोअर एनर्जी होती थी. ओके, तो इस वजह से ये रात भर मतलब बहुत दिन तक, बहुत देर तक ये ऐसे हमें दिख सकता था. ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आ गया, मैंने अच्छे से लिया हो. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ. ये जो बैरियर रीफ है ना, ये पिछले 2-3 दिनों से बार बार न्यूज में आ रहा है और हमने क्या किया था, इसमें प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन दिया था लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं. असर्शन दिया गया है वार्म सी अराउंड द रीफ killed some of the 2/3 of 700 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ कोरल रीफ लास्ट ईयर. मतलब पिछले साल 700 किलोमीटर में से 2/3 जो कोरल रीफ्स है उनकी मौत हो गई है वार्म सी की वजह से. एंड नेक्स्ट इज वार्म वाटर कॉज द कोरल टू एक्सपेल लिविंग algae triggering it to calcify and turn white, the process known bleaching. ये रीजन दिया गया है. ओके, मतलब ब्लीचिंग की वजह से ये हो रहा है, ये ब्लीचिंग हो रही है और इस वजह से अलगी जो है वो एक्सपेल हो चुकी है, ऐसा रीजन बताया गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए. नेक्स्ट इज बोथ करेक्ट बट आर डू नॉट एक्सप्लेन्स ए. देन थर्ड इज ओनली ए करेक्ट एंड नेक्स्ट इज ओनली आर करेक्ट. ओके, सो इसका भी आंसर है 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए. हुआ क्या है ना कि जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली एक हीट वेव हो रही है वहाँ पे. सो इस वजह से होता ऐसे है कि जो कोरल रीफ्स पे जो अलगी होती है वो एक्सपेल हो जाती है. ऑलराइट, तो ये प्रोसेस जो है ना वो होता रहता है कंटिन्यू, लेकिन इस बार हुआ ऐसे कि जो 2 सालों से कंटिन्यूअसली ये हीट वेव होने की वजह से जो टेम्परेचर है वाटर का वो कम नहीं हो रहा और उस वजह से जो कोरल रीफ्स और अलगी है उनको फिर रिकवर होने का चांस ही नहीं मिल रहा. उस वजह से क्या हुआ, पिछले साल 700 किलोमीटर में से 2/3 जो एरिया है उस पर से कोरल रीफ की अलगी जो है वो निकल चुकी है और वो डेड हो चुकी है. ओके, तो ये थी फर्स्ट पेज. और सेकंड पेज में देख लेते हैं. इससे यही बात कि अगर वो रिकवर हो सकते हैं, जो अलगी की ब्लीचिंग हुई है, ब्लीचिंग मतलब वो अलगी निकल जाना, व्हाइट पड़ जाना, वो जो यहाँ पे आप ये जो है ना व्हाइट हो गया उसको ब्लीचिंग कहते हैं. सो ये रिकवर हो सकती है लेकिन उन्हें टाइम मिलना चाहिए अच्छे से. अगर टाइम मिला, मतलब वाटर जो है वो फिर से थोड़ा कूल हो गया तो ये हो सकता है, लेकिन हीट वेव कंटिन्यूअसली 2 साल से होने की वजह से क्लोरल जो है उसकी ब्लीचिंग हो रही है. ओके, तो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत इफेक्ट पड़ा है. और साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड डैमेज टू ग्रेट बैरियर रीफ मे ऑल्सो सी यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिकंसिडर इट्स डिसीजन इन 2015 नॉट टू पुट ग्रेट बैरियर रीफ इन इट्स डेंजर लिस्ट. मतलब 2015 में
ये जो कमिटी है इसने ऐसे डिसाइड किया था कि ये ग्रेट बैरियर रीफ को डेंजर लिस्ट में नहीं ऐड करते, लेकिन अब फिर से सोचेंगे ये कि शायद डेंजर लिस्ट में ऐड करना चाहिए ऐसे। ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए एंड इंडिया एंड व्हाट इज करेक्ट अबाउट इट। ये पूछा है, जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए एंड इंडिया। सो इन इंडिया the single system of judiciary enforces both center law as well as state laws. Okay, single system, center law and state laws. And in USA the federal laws are enforced by the federal courts and state laws are enforced by the state judiciary. Okay, so हमें कौन से सही है ये बताना है। only one correct, only two correct, both correct और none of the above। मतलब ये क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन ये आज न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में दिखाता हूँ आपको बाद में। लेकिन हमें आपको ये बताना था कि जो हमें डिस्टिंक्शन करना है कि इंडिया की जुडिशरी कैसी है और यूएसए की जुडिशरी कैसी है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। इसके जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज सी आंसर है हमारा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ थी, फेडरल जज इन हवाई पुट्स ट्रम्प ट्रैवल बैन ऑन होल्ड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक हवाई जो एरिया है अमेरिका का, वहाँ के कोर्ट ने इस ट्रम्प साहब के ट्रैवल बैन को होल्ड पे रख दिया। अगर ऐसा ही कुछ अगर इंडिया में हुआ होता तो अलग अलग जो स्टेट है उनके जो अलग अलग हाई कोर्ट्स है उनको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाई कोर्ट से अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर बात पे डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल डिसीजन। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में हर एक जो स्टेट है वो उनके कोर्ट्स अलग अलग है और वो पर्टिकुलर डिसीजन उन पे डिपेंड करता है। ओके, तो मतलब स्टेट के जो राइट्स है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका में कंपेरेटिव टू इंडिया। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट 3 पेरेंट्स बेबी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो 3 पेरेंट के बीच जो बेबी है उनके बारे में कौन सी बात सही है बताना है। द टेक्निक इन्वॉल्व्स इंटरवेनिंग इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू रिमूव द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज the treatment is also known as 3-parent IVF, that is in vitro fertilization। IVF का full form है ये, because the babies born from genetically modified embryos would have DNA from a mother, a father and from a woman donor। okay, तो इन तीनों के डोनर होने की वजह से, इन तीनों का पार्टिसिपेशन होने की वजह से इसको 3 parents baby कहते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज इट इज डिजाइंड to help families with mitochondrial diseases incurable condition passed down by paternal line। ये क्यों करते हैं, तो जो पैटर्नल लाइन से माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस जो है वो अगर ट्रांसफॉर्मेट होते हैं तो इनको खत्म करने के लिए, उन डिसीजेस को ना हो इसके लिए ये 3 पेरेंट्स बेबी की टेक्निक अपनाई जाती है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। ओके, तो हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन है ए 1 and 2 करेक्ट, बी 1 and 3 करेक्ट, सी 1, 2 and 3 करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते होंगे जिसे हम पावर हाउस कहते हैं हमारी बॉडी का। ओके, आप देख लीजिए इसके बारे में, थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ फॉल्ट हो तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कुछ, मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको कुछ डिसीज ना हो, इस वजह से ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिमूव करते हैं ये 3 पर्सन बेबी की प्रोसेस में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है कि इसे 3 पेरेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक फादर होते हैं, मदर होती है और एक विमेन डोनर होती है। ओके, तो मतलब क्या है कि जो मदर है उनका माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टिव हो तो ये उनका जो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रिप्लेस किया जाता है बच्चे से और उनको इसमें विमेन डोनर जो है उनके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और फिर बाद में वो जब अच्छा हो जाता है, मतलब न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस जो है वो अच्छा हो जाता है, फिर से इस मदर के वोम में डाला जाता है। तो इस वजह से इसको 3 पेरेंट्स बेबी कहते हैं, ये बात भी सही है। तो ये जो यहाँ पे है इसमें ये इनकरेक्ट है, ये पैटर्नल लाइन नहीं, जो मैटरनल लाइन होती है। ओके, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो होते हैं वो पैटर्नल लाइन से नहीं, मैटरनल लाइन से ट्रांसमिट होते हैं। ओके, मैटरनल लाइन। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर जो है दैट इज ए 1 and 2 करेक्ट ओनली। ओके, तो ये न्यूज है आज के पेपर की। यूके ग्रांट्स डॉक्टर फर्स्ट लाइसेंस टू क्रिएट 3 पेरेंट बेबी। तो यूके ने डॉक्टर्स के लिए पिछले साल पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था ये जो 3 पेरेंट्स बेबी है इसे, और अब यूके के डॉक्टर्स को लाइसेंस मिल गया है 3 पेरेंट्स बेबी की प्रोसेस को, टेक्निक को अपनाने के लिए। ऑलराइट, सो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ब्रिटेन्स फर्टिलिटी रेगुलेटर ऑन ट्यूसडे
Thursday, granted doctors the UK's first license to create babies using 3-parent IVF in vitro fertilization technique designed to prevent inherited genetic diseases. जो जेनेटिक डिसीजेस है वो होते नहीं हो, जैसे कि हमने पहले देखा. ओके, इस प्रोसेस को डिजाइनर बेबीज भी कहते हैं कि अगर मतलब डिजाइनर ही होते हैं ना, कि एक माँ से उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, इस वजह से दूसरे विमेन डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं. ओके, सो इसे डिजाइनर बेबीज कहा जाता है. इसमें जो बताया हमने माइटोकॉन्ड्रिया रिव्यू करते हैं क्यों, क्योंकि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको फैटल हार्ट प्रॉब्लम, लिवर फेल्यूर, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसे कुछ भी डिसीजेस ना हो, इस वजह से ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिमूव किया जाता है. ऑलराइट, और इसमें कुछ इथिकल इश्यूज भी है, मतलब वहाँ के यूके के कुछ चर्च वगैरह इन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है अब तक. ओके, और बाकी तो हमने देख लिया. ये देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डिसीज ये किन्हें हेल्प करेगा. जो फैमिली है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज से अभी तक जूझ रही है, ऐसे 6,500 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड है. ओके, सो इनमें ये हेल्पफुल रहेगा. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following about anti-defection law and which of the following are correct. So first is resignation from the parent party would automatically resign into disqualification from the assembly under anti-defection law. And next is a party may merge with another or two may form a new party if 1/3 of the members of the legislature party decide to merge with another party. Okay, सो 1/3 अगर मेंबर्स ने डिसाइड किया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में कहा है. और फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि अगर कोई रिजिग्नेशन दे देता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है. ऐसे तो कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबाउ. तो जी इसका आंसर है ए ओनली, क्योंकि ये 1/3 नहीं, ये 2/3 होना चाहिए. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज है. पर्रिकर सर जो है, मनोहर पर्रिकर सर, उन्होंने कल उनको फ्लोर टेस्ट देना था और 40 में से उन्हें 22 मेंबर्स एमएलए जो है उनका सपोर्ट मिल चुका है. और इस वजह से एलिगेशन जो थे हॉर्स ट्रेडिंग के वो खत्म हो गए हैं. ओके, और साथ ही साथ एक कोई तो राणे कह के एमएलए है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया. तो इस वजह से ये न्यूज है कि रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी would automatically result into the disqualification from the assembly under anti-defection law. तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था, और जो मैंने पहले बताया कि 1/3 नहीं 2/3 होना चाहिए. ओके, सो ये हो गया. और एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ से आया? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से. ऑलराइट, इस एक्ट में क्या किया गया? आर्टिकल 101, 102 और 190 एंड 191 इसमें चेंजेस कर दिए गए, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया, और बाकी जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस डाल दिए गए हैं. ओके, तो कौन कौन से? अगर कोई वॉलंटरीली गिव अप कर देता है तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है. अगर वो एब्सेंट रहता है वोटिंग में, या फिर जो पार्टी व्हिप है उसके पार्टी व्हिप से अगेंस्ट जाके कुछ वोटिंग करता है, तो भी वो एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर जो है, अगर उसने 6 महीने के भीतर कोई पार्टी को ज्वाइन किया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है. और अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है उसके साथ भी ऐसा ही है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता है तो भी तो भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ता है. और ये भी एक है, आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो आज हो गया है और एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी बड़ा है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. जी ये आज ही की न्यूज़ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आपको ये अच्छे से देखना है, और चाहे तो आप इसके अच्छे से नोट बना लो, क्योंकि ये इस पे मेंस में भी और हो सकता है प्री में भी क्वेश्चन फिक्स है. ओके, द न्यू पॉलिसी विल रिप्लेस द प्रीवियस वन which was framed 15 years ago in 2002 में ये बनाई गई थी ऐसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और ये 2002 की पॉलिसी को रिप्लेस करी है. ओके, ये हमारी 2017 की. नेक्स्ट इज द पॉलिसी विच एम्स एट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इन एन एश्योर्ड मैनर टू ऑल, मतलब एश्योर्ड मैनर टू ऑल में ये इसका एम है. नेक्स्ट इज इट इंटेंड्स ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 6% ऑफ GDP. ओके, एंड नेक्स्ट इज in order to provide access to financial protection, it proposes free drugs, free diagnostics and free emergency and essential healthcare services in all public hospitals. Okay, so हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है. ऑल करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 1 3 4 करेक्ट एंड 1 2 4 करेक्ट. तो जी ये बात सही है कि
2002 में सबसे पहले एक नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ लाई गई थी, तो 15 साल पहले, मतलब ये सही है। देन एश्योर्ड मैनर में सबको ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर, ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 6% ऑफ जीडीपी नहीं 2.5% ऑफ जीडीपी जो है एक्सपेंडिचर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और लास्ट जो है वो भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4 करेक्ट, दैट इज डी। ओके, डी करेक्ट है। तो की टारगेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले की टारगेट्स क्या है, इनको रटना ही है, ये पता ही होनी चाहिए। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होनी चाहिए, तो 67.5 है, तो इसको 70 करना है 2025 तक। ओके, 70 करना है 2025 तक। देन IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको 28 करना है बाय 2019। देन रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी बाय 223 बाय 2025। ये देखिए, ये और ये 25 है, और IMR जो है उसको 2019 का टारगेट है। ओके, और साथ ही साथ एक ग्लोबल 2020 HIV टारगेट है, जिसको 90:90:90 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है आप पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, मतलब स्टेटस मैं बता देता हूँ, जाने दो। 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विथ HIV नो देयर HIV स्टेटस, मतलब उनको अपना HIV का स्टेटस पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज, ये दूसरा 90 क्या है, 90% ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विथ HIV इन्फेक्शन रिसीव सस्टेन्ड एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, इनको थेरेपी मिलनी चाहिए 90% को, ये सेकेंड। एंड थर्ड जो 90% क्या है, 90% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग एंटी रेट्रोवियल थेरेपी विल हैव वायरल सप्रेशन। ओके, तो ये 90-90-90, अगर ये बात भी अगर पूछ सकते हैं कि 90:90:90 ये किससे रिलेटेड है, तो ये है ग्लोबल 2020 HIV टारगेट से। ओके, सो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज टू रिड्यूस प्री मैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर, डायबिटीज और chronic respiratory diseases by 25% by 2025। ओके, इसको 25% से कम करना है 2025 तक। तो ये हो गए की टारगेट्स, और साथ ही साथ इसके की हाइलाइट्स क्या है वो भी देख लीजिए। तो ये क्या है, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस। देन नेक्स्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5%, जो हमने क्वेश्चन में इनकरेक्ट दिया था। ओके, देन स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम बाय एंश्योरिंग एवरीवन हैज एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी डिस्पाइट फाइनेंशियल बैरियर्स, मतलब फाइनेंशियल बैरियर्स आने नहीं चाहिए, उनको हेल्थ केयर अच्छे से प्रोवाइड करना है। इट प्रोवाइड्स फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री इमरजेंसी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज इन पब्लिक हॉस्पिटल। ओके, पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल। इट फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करता है। और साथ ही साथ इट प्रपोजेस 2 बेड पर 1000, मतलब 2 बेड होने चाहिए 1000 लोगों के पीछे। टू एनेबल विद इन गोल्डन आवर्स, मतलब जो गोल्डन आवर्स मतलब क्या, पहले जो 60 मिनट्स होते हैं ना, इसमें कोई भी पेशेंट आए तो उसको एक बेड होना ही चाहिए, और वो क्या रेशो होना चाहिए, 2:1000। ओके, और ये इसमें मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया गया है, दैट इज ड्रग्स और डिवाइसेस जो है वो कंट्री में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। और साथ ही साथ इट प्रपोजेस इंट्रोड्यूसिंग योगा इन मोर स्कूल्स एंड ऑफिसेज टू प्रमोट गुड हेल्थ। ये आयुष के साथ ये करने वाले हैं कि योगा जो है वो स्कूल में भी अपनाया जाना चाहिए, दैट इज बच्चों से ही हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए ऐसे। एंड रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। तो ये थे आज के क्वेश्चन जी। ये नेशनल पॉलिसी जो हमने अभी क्वेश्चन लिया ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देख लीजिए। ऑलराइट, इसके फिक्स क्वेश्चन हो सकता है जी। सॉरी, आज का वीडियो है ना, बहुत क्वेश्चन थे आज, तो बहुत लंबा खींच गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन जो था वो ठीक से हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड।